हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एपोटोसिस की। ठीक है, तो ये एपोटोसिस ये सेल डेथ का ही एक पार्ट है। सेल डेथ जितने तरीके के होते हैं उसमें से एक एपोटोसिस भी बहुत फेमस है। तो एपोटोसिस को देखने से पहले हम बात कर लेते हैं कि सेल डेथ के कितने तरीके होते हैं। तो देखिए, नेक्रोसिस है, एपोटोसिस है, नेक्रोप्टोसिस है, पायरोप्टोसिस है और फेरोप्टोसिस है और ऑटोफैगी है। तो इन सारे तरीकों से सेल डेथ होती है और इसमें से एपोटोसिस की आज हम बात करेंगे और नेक्रोसिस की कल हम बात कर लेंगे। और ये देखिए, नेक्रोप्टोसिस, पायरोप्टोसिस, फेरोप्टोसिस और ऑटोफैगी, इसको हम आज ही हल्का हल्का डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, नेक्रोप्टोसिस ये एपोटोसिस और नेक्रोसिस का कंबाइन फॉर्म है। तो इसमें एपोटोसिस में जिस तरह प्रोग्राम सेल डेथ होता है उसी तरीके से इसमें एपोटोसिस का प्रोग्राम सेल डेथ वाला फीचर पाया जाता है। और नेक्रोसिस में जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर प्रेजेंट होता है वो हमको इसमें देखने को मिलता है, इसी वजह से इसको नेक्रोप्टोसिस बोलते हैं। और ये पायरोप्टोसिस, तो पायरोप्टोसिस देखिए पायरेक्सिया से है। तो पायरेक्सिया में इंटरल्यूकिन 1 का रोल होता है। तो इंटरल्यूकिन 1 के वजह से, यानी इंटरल्यूकिन 1 इंड्यूस करता है एपोटोसिस को, तो उसको हम पायरोप्टोसिस बोलते हैं। और फेरोप्टोसिस, तो देखिए फेरोप्टोसिस में आयरन का कुछ रोल है, तभी फेरोप्टोसिस नाम है। तो इसमें देखिए आयरन जब एक्सेस हो जाता है तो ये एपोटोसिस करवाता है, इसी को हम फेरोप्टोसिस बोलते हैं। क्योंकि हमको मालूम है कि ये आयरन फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करता है फेंटोन रिएक्शन से, तो इसी वजह से आयरन भी एपोटोसिस कॉज करता है, तो इसको हम फेरोप्टोसिस बोलते हैं। और ये ऑटोफैगी, अगर सेल अपने आप को खुद इनगल्फ कर रहे हैं तो इसको हम ऑटोफैगी बोलेंगे। तो ये हमने देख लिया। तो आइए हम एपोटोसिस के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो ये देखिए, एपोटोसिस को ओवरव्यू अगर हम देखें तो एपोटोसिस प्रोग्राम सेल डेथ होता है। इसमें 2 पाथवे होते हैं, बल्कि कह लें 3 पाथवे, 2 मेजर पाथवे होते हैं। ये 90% इसका रोल होता है और इसका रोल ओनली 10% होता है। ठीक है, और ये एपोटोसिस ये पैथोलॉजिकल भी हो सकता है और फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है। ठीक है, तो पैथोलॉजिकल एपोटोसिस भी हमको देखने को मिलती है और फिजियोलॉजिकल एपोटोसिस भी देखने को मिलेंगी। तो पैथोलॉजिकल में जैसे डीएनए डैमेज हो गया उसकी वजह से एपोटोसिस हुई, या इसी तरीके से सिस्टिक फाइब्रोसिस की कंडीशन में मिस फोल्ड प्रोटीन हुई, तो उसमें पैथोलॉजिकल होगा। और एपोटोसिस जैसे यूट्रस होता है एवरी मंथ, तो इसमें एपोटोसिस होती है यूट्रस में एमसी की कंडीशन में। और इसी तरीके से आफ्टर डिलीवरी यूट्रस है, ऑर्गेनोजेनेसिस है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ। ठीक है, तो पता चला एपोटोसिस फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल दोनों होंगी। इसमें एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक सारे पाथवे होंगे। तो हम आइए पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको देखेंगे तो ज़्यादा हमको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये देखिए, ये इंट्रिंसिक पाथवे है जो यहाँ पे डिस्कस किया गया है, ये एक्सट्रिंसिक पाथवे है। और उसके बाद देखिए ये वाला जो है परफोरिन ग्रेन्जाइम बी पाथवे है। अच्छा, इसको देखने से पहले हम इसको पहले यहाँ पे एपोटोसिस का ओवरव्यू देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें यही बताया गया है कि इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक एंड परफोरिन और ग्रेन्जाइम बी पाथवे, तो ये 3 पाथवे हमने बात कर लिया। तो ये एक्टिवेट करते हैं कैस्पेसिस को। तो ये कैस्पेसिस क्या होते हैं? तो देखिए, साइटोसोलिक प्रोटीएज होते हैं। तो साइटोसोल में प्रोटीएज प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कैस्पेस बोलते हैं, और ये सिस्टीन कंटेनिंग होते हैं। ठीक है, तो इसमें सिस्टीन कंटेन होता है, इसी वजह से इसको हम कैस्पेस बोलते हैं। और जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो सेलुलर ब्रेकडाउन, तो ये सेलुलर ब्रेकडाउन कराते हैं, जैसे सेल श्रिंक हो जाएगा उसकी वजह से, और क्रोमैटिन कंडेंसेशन देखने को मिलेगा, और मेम्ब्रेन में ब्लेबिंग देखने को मिलेगी, और फॉर्मेशन ऑफ एपोटोटिक बॉडीज। तो इन सारी चीज़ों की वजह से एपोटोटिक बॉडीज़ का फॉर्मेशन होगा। और ये जब एपोटोटिक बॉडीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा तो ये फैगोसाइटोस्ड हो जाएंगी। ठीक है, ये अभी कैसे एपोटोटिक बॉडीज फैगोसाइटोस हो रही हैं वो आगे हम देखते हैं। और उसके बाद फिर देखिए, कैरेक्टराइज्ड बाय डीपली इस्नोफिलिक साइटोप्लाज्म। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होंगे? तो डीपली इस्नोफिलिक साइटोप्लाज्म हमको देखने को मिलेगा। और न्यूक्लियस की बात करें तो ये बेसोफिलिक होगा। तो देखिए, साइटोप्लाज्म डीपली इस्नोफिलिक होगा और न्यूक्लियस बेसोफिलिक होगा। और पाइक्नोसिस और कैरियोरेक्सिस ये दोनों हमको देखने को मिलेगी। पाइक्नोसिस बोलते हैं कंडेंसेशन ऑफ द न्यूक्लियस, और कैरियोरेक्सिस बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, ये पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं दोनों पे। और उसके बाद फिर सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो देखिए, सेल मेम्ब्रेन टिपिकली रिमेन्स इंटैक्ट। तो सेल मेम्ब्रेन इंटैक्ट होगी विदाउट सिग्निफिकेंट इन्फ्लामेशन, कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लामेशन नहीं होगी, अनलाइक नेक्रोसिस। तो नेक्रोसिस में हमको इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है और सेल मेम्ब्रेन उसमें इंटैक्ट नहीं रहती है, जबकि एपोटोसिस में सेल मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहती है। ठीक है, और डीएनए लैडरिंग यहाँ हमको देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जब कैस्पेस एक्टिवेट होते हैं तो ये एंडोन्यूक्लियस को भी एक्टिवेट करते हैं, उसकी वजह से डीएनए का जो होता है ये फ्रेगमेंटेशन होता है। हम यहाँ पे बात कर चुके हैं कैरियोरेक्सिस। तो जब कैरियोरेक्सिस होगी तो कैरियोरेक्सिस में डीएनए का फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। तो जब फ्रेगमेंटेशन होगा तो डीएनए डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट के न्यूक्लियोटाइड बनेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट के न्यूक्लियोटाइड बनेंगे। फिर जब हम इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो उसमें ये ऐसे अपीयर होंगे,
ऐसे देखिए, तो इसी को हम बोलते हैं डीएनए लैडरिंग अपीयरेंस, ठीक है। तो डीएनए लैडरिंग या स्टेप लैडर अपीयरेंस ये हमको देखने को मिलता है एपोटोसिस के केस में। जबकि हम बात करें नेक्रोसिस की, तो नेक्रोसिस में हमको डीएनए सिमियर देखने को मिलता है, ठीक है। ये फर्क है, यहाँ पे डीएनए लैडरिंग देखने को मिलेगा और नेक्रोसिस में डीएनए सिमियर देखने को मिलेगा। तो वही बताया जा रहा है कि डीएनए लैडरिंग क्यों देखने को मिलता है, तो फ्रेगमेंट्स इन मल्टीपल ऑफ 180 बेस पेयर्स। तो 180 बेस पेयर्स जो होते हैं डीएनए में, उसके मल्टीपल्स होते हैं, इसी वजह से डीएनए लैडरिंग देखने को मिलता है। और डीएनए लैडरिंग इज ए सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ एपोटोसिस। तो ये डीएनए लैडरिंग जो होता है ये सेंसिटिव इंडिकेटर है एपोटोसिस का, नेक्रोसिस का नहीं। नेक्रोसिस में डीएनए सिमियर जो हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमने एपोटोसिस का ओवरव्यू देख लिया। तो इंट्रिंसिक पाथवे जिसको माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे बोलते हैं ये है, ये 90% होता है, और एक्सट्रिंसिक पाथवे ये 10% होता है, और ये परफोरिन या ग्रे एंजाइम भी पाथवे भी होता है, ये हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हर सेल के अंदर प्रो एपोप्टोटिक जीन भी प्रेजेंट होते हैं और एंटी एपोप्टोटिक जीन भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये प्रो एपोप्टोटिक जीन जो होते हैं ये सेल को एपोटोसिस कराने के लिए जिम्मेदार होते हैं, और एंटी एपोप्टोटिक जीन जो होते हैं ये सेल के सर्वाइवल के लिए जिम्मेदार होते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया भी गया है, अभी हम देख लेंगे। तो ये प्रो एपोप्टोटिक जीन में हम बात करें तो यहाँ पे देखिए बैक्स और बैक जीन होते हैं जो प्रो एपोप्टोटिक होते हैं, और एंटी एपोप्टोटिक जीन में BCL2 जीन या BCLXL जीन, ठीक है, ये होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे एक जीन होता है जिसको हम बोलते हैं P53 जीन। ये P53 जीन को हम गार्जियन ऑफ जीनोम बोलते हैं, ठीक है। यही P53 जीन ये कंट्रोल करता है प्रो एपोप्टोटिक को भी और एंटी एपोप्टोटिक को भी, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि ये स्टिमुलेट किए रहता है एंटी एपोप्टोटिक जीन को, और इस वजह से यहाँ पे एपोटोसिस नहीं होती है। तो ये मैकेनिज्म इसका क्या है, तो ये देखिए ये जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और माइटोकॉन्ड्रिया पे यहाँ पे पोर होता है, और ये BCL2 जीन जो होते हैं इस पोर को क्लोज किए होते हैं। जब इस पोर को क्लोज किए रहते हैं तो अंदर साइटोक्रोम C होता है, ठीक है। तो अंदर साइटोक्रोम C होता है, ये साइटोक्रोम C बाहर नहीं निकल पाता है। फिर ये P53 इसको मॉनिटर किया रहता है, BCL2 को एक्टिवेट किया रहता है, लेकिन जब DNA रेप्लिकेशन होता है तो उसमें P53 ये चेक करता है। नॉर्मल हम फिजियोलॉजी की पहले बात कर रहे हैं, उसमें चेक करता है अगर कहीं DNA रेप्लिकेशन में प्रॉब्लम है तो ये डीएनए रिपेयर जीन को स्टिमुलेट करता है। तो डीएनए रिपेयर जीन जाता है और वहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन में जो प्रॉब्लम आई है, जो गलती हुई है, उसको करेक्ट कर देता है। लेकिन अगर करेक्ट नहीं कर पाया तो फिर ये P53 जीन जो होता है ये एक्टिवेट कर देता है प्रो एपोप्टोटिक जीन को और इनहिबिट कर देता है एंटी एपोप्टोटिक जीन को। तो इस तरीके से जब ये इनहिबिट हो जाएगा एंटी एपोप्टोटिक जीन, तो ये जो यहाँ पे पोर था ये पोर ओपन हो जाएगा, और जब ये पोर ओपन होगा तो ये साइटोक्रोम C अंदर से बाहर आ जाएगा। और जब साइटोक्रोम C अंदर से बाहर आ गया तो ये देखिए ये इनिशिएटर कैस्पेस को एक्टिवेट करेगा। इनिशिएटर कैस्पेस कौन कौन से होते हैं, 9, 10 और 8, यानी 8, 9, 10 इनिशिएटर कैस्पेस होते हैं। और ये देखिए ये वाला इंट्रिंसिक पाथवे है, तो इसमें मोस्टली जो होता है इनिशिएटर कैस्पेस 9 एक्टिवेट होता है। तो ये इनिशिएटर कैस्पेस 9 एक्टिवेट होगा, और जब ये एक्टिवेट होगा तो ये एग्जीक्यूशनर कैस्पेस को एक्टिवेट कर देगा, और ये एग्जीक्यूशनर कैस्पेस ये 3, 6 और 7 होते हैं। तो जब इसको एक्टिवेट कर देगा तो ये देखिए ये एपोटोसिस कराएगा, और देखिए साइटोस्केलेटल डिप्रेशन हमको देखने को मिलेगा, और न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन यानी कैरियोरेक्सिस और पाइक्नोसिस हमको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गया, ये हमने इंट्रिंसिक पाथवे की बात की। अच्छा, इंट्रिंसिक पाथवे में हमने नॉर्मल बात किया कि अगर डीएनए रेप्लिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो, लेकिन अगर देखिए डैमेज हो जा रहा है, डीएनए डैमेज जैसे रेडिएशन की वजह से, रॉस या टॉक्सिन की वजह से, तो जो डीएनए है ना ये बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। अब ये करेक्ट करने के लायक नहीं रहेगा, या हाइपोक्सिया की वजह से या मिसफोल्डेड प्रोटीन, तो जब ये करेक्ट करने के लायक नहीं बचा तो P53 डायरेक्टली एक्टिवेट कर देगा प्रो एपोप्टोटिक जीन को और इनहिबिट कर देगा एंटी एपोप्टोटिक जीन को, जिसकी वजह से ये पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा और हमको एपोटोसिस देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये इंट्रिंसिक पाथवे हो गया, इसको हम माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे भी बोलते हैं। और उसके बाद फिर हम एक्सट्रिंसिक पाथवे की बात करें तो देखिए ये डेथ रिसेप्टर इसमें होते हैं। इसमें देखिए ये ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर रिसेप्टर ये प्रेजेंट है ये, और ये देखिए फास्ट रिसेप्टर ये प्रेजेंट है, ठीक है, और ये फास्ट लाइगेंड है। तो ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा ये देखिए इस पे जब रिसेप्टर बाइंड करता है फिर ये देखिए ये एक्टिवेट हो जाता है, और ये जब एक्टिवेट होता है तो ये इनिशिएटर कैस्पेस को एक्टिवेट करता है। और यहाँ पे जो इनिशिएटर कैस्पेस एक्टिवेट होता है 8, 9 और 10 में से वो मोस्टली 8 होता है, ठीक है। तो ये 8 को एक्टिवेट करेगा इनिशिएटर कैस्पेस को, फिर इनिशिएटर कैस्पेस जो है ये एक्टिवेट कर देगा एक्सिक्यूशनर कैस्पेस को, और फिर ये सेम प्रोसेस वही जो हमने इंट्रिंसिक में बात की वो कराएगा। अभी आगे हम बात करते हैं क्या होता है।
फिर उसके बाद देखिए साइटोटॉक्सिक टी सेल है। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल में देखिए फास्ट लाइगेंड होता है और फास्ट लाइगेंड इससे बाइंड करता है और सेम वही इनिशिएटर का स्पेस को एक्टिवेट करेगा, फिर एग्जीक्यूशनर का स्पेस को एक्टिवेट करेगा, फिर ये न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन, कैरियोरेक्सिस और पाइक्नोसिस देखने को मिलेंगी। और उसके बाद फिर ये देखिए ये ग्रे एंजाइम बी और परफोरिन। तो परफोरिन का काम क्या होता है, परफोरिन जब ये सीक्रेट करता है साइटोटॉक्सिक टी सेल तो परफोरिन देखिए यहाँ आके होल कर देता है, जिसकी वजह से ये ग्रे एंजाइम बी इसमें आ जाता है और ये ग्रे एंजाइम बी आएगा, ये एक्टिवेट कर देगा एग्जीक्यूशनर का स्पेस को, फिर सेम पाथवे। तो एग्जीक्यूशनर का स्पेस को सब एक्टिवेट करते हैं तीनों पाथवे और फिर यहाँ से डीएनए फ्रेगमेंटेशन और साइटोस्केलेटल डिप्रेशन देखने को मिलता है। फिर ये देखिए ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो है ये देखिए यहाँ पे ब्लेबिंग होगी और ब्लेबिंग होके जो फ्रेगमेंटेशन है ना, ये फ्रेगमेंटेशन देखिए इसमें आ जाएगा, भर जाएगा और फिर ये देखिए ये एपोप्टोटिक बॉडीज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये देखिए इसमें से जो फ्रेगमेंटेशन होगा वो पैकेट के फॉर्म में यहाँ से पैक हो जाएगा और एपोप्टोटिक बॉडीज का फॉर्मेशन होगा। और एपोप्टोटिक बॉडीज का जो फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ देखिए यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है, ये चीज़ है फॉस्फोटिडाइल सीरीन। तो ये फॉस्फोटिडाइल सीरीन नॉर्मली कंडीशन में अंदर होती है, लेकिन जब एपोप्टोटिक बॉडीज का फॉर्मेशन होता है तो ये बाहर आ जाती है और इसी फॉस्फोटिडाइल सीरीन के जरिए मैक्रोफेज इसको पहचान लेता है कि ये एपोप्टोटिक बॉडीज है और इनको इनगल्फ करना है। तो देखिए ये फॉस्फोटिडाइल सीरीन है जिसको हम लाइगेंड्स फॉर मैक्रोफेज सेल रिसेप्टर भी बोल रहे हैं। तो ये अब हो गया एपोप्टोटिक बॉडीज और इसको अब इनगल्फ कर लेगा माइक्रोफेज, क्योंकि इसी रिसेप्टर से देखिए ये है। तो माइक्रोफेज जब इनगल्फ कर लेगा तो यहाँ पे देखिए कोई इन्फ्लामेशन कुछ भी नहीं होगा, ओनली सेल डेथ होगी, ठीक है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं प्रोग्राम सेल डेथ।